नमस्ते बच्चों। मैं दीपक शर्मा नवांकुर के यूट्यूब चैनल नवांकुर डिजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है जल निकास। सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये जल निकास होता क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जल प्लस निकास। जल अर्थात पानी, निकास मतलब निकालना किसी भी चीज़ को। तो जल निकास, चूँकि खेत में पानी की अत्यधिक मात्रा हो जाने पर उसे खेत के बाहर करना ही जल निकास है। अब हम कहें कि इसकी आवश्यकता क्या है। पौधों को तो पानी की आवश्यकता होती है। जिस तरह खेतों में पानी की कमी होने पर पौधों को अतिरिक्त पानी दिया जाता है, उसे सिंचाई कहते हैं। लेकिन किसी कारणवश जब खेत में आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है तो उस पानी को हमें बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि अत्यधिक पानी पौधों की जड़ों को गला देता है, भूमि की संरचना को बिगाड़ देता है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि, विकास एवं फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसको हम निम्न रूप से परिभाषित भी कर सकते हैं, जैसे फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु। इसमें एक इम्पोर्टेंट शब्द है, लाइन है, सेंटेंस है कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु, क्योंकि हम जो भी क्रिया करते हैं खेत में वो सभी फसल बढ़ाने से ही संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। अब हम जानते हैं कि सतह खेत के ऊपर जो हम देख सकते हैं वहाँ से अतिरिक्त पानी को निकालना, अधोसतह भूमि के अंदर से भी पानी को निकालना। आगे हम देख सकते हैं इस परिभाषा को और भी प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है जल निकास को। पहला है अनावश्यक या फालतू जल को खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। दूसरी परिभाषा है भूमि के आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकालने को जल निकास कहते हैं। तीसरी परिभाषा है जल निकास फसलों की अनुकूल वृद्धि एवं विकास हेतु भूमि में उचित लवण संतुलन एवं जल स्तर बनाए रखने के लिए फालतू जल या नमी को निकालने को जल निकास कहते हैं। इन तीनों परिभाषाओं में स्पष्ट है कि आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ताकि हम फसल की पैदावार बढ़ा सकें। इस उद्देश्य को लेकर खेत से अतिरिक्त जल को निकालना जल निकास कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे जलाक्रांति के कारण या जलाक्रांति। क्रांति का मतलब होता है अधिकता या जल की अधिकता के क्या क्या कारण हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पहला कारण, भूमि की अधोसतह में सख्त तह का उपस्थित होना, जिसके कारण जल नीचे की सतह में नहीं पहुंच पाता तथा ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। हम जानते हैं कि खेतों में जो भी क्रियाएं होती हैं एक निश्चित गहराई तक ही की जाती हैं। जैसे जुताई है, निश्चित गहराई तक होती है, उसके नीचे की जो सतह रहती है वो कड़क हो जाती है। साल, 2 साल, 3 साल ऐसे समय बीतता जाता है और नीचे की सतह जो है कठोर हो जाती है, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा पाता और पानी ऊपरी सतह पर ही एकत्रित हो जाता है। यह भी एक कारण है। अगला कारण है अधिक वर्षा वाले स्थानों पर जहां जल निकासी छोटे छोटे नालों या नालियों द्वारा सीमित हो जाते हैं। जिन क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है वहाँ जल निकास के जो छोटे छोटे नालियाँ ये सभी भर जाते हैं, जिसके कारण भी खेतों में पानी जमा हो जाता है। ये भी कारण है। अगला कारण है प्राकृतिक जल निकास मार्ग का सड़क या रेल मार्ग द्वारा अवरुद्ध होने से भी जलाक्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जो प्राकृतिक जल निकास के मार्ग थे
उन पर सड़क और रेल मार्ग का निर्माण हो गया है, जिस कारण जल का निकास सही तरीके से नहीं हो पाता और वो खेतों पर इकट्ठा हो जाता है। चौथा कारण है कच्ची नहरों, नहरों की शाखाओं एवं जल भरण क्षेत्रों में भारी जल रिसाव के कारण भी जलाक्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही कई क्षेत्र हैं जहाँ से नहरें निकली हैं, उनसे लगे हुए खेतों में नहरों के द्वारा पानी का रिसाव होता है, जिसके कारण भी जलाक्रांति या जल की अधिकता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पांचवा कारण है चिकनी मृदाओं में जल अवशोषण की क्षमता बहुत कम होती है। आप जानते हैं चिकनी मृदाएं, जिन्हें क्ले मृदा भी बोलते हैं, इनकी जल अवशोषण क्षमता बहुत कम होती है। तो इन मृदाओं में जब पानी अधिक हो जाता है और जल का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में भी ऊपरी सतह पर जल जमा हो जाता है। छठा कारण है ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पर भूमि में जल स्तर ऊपरी सतहों पर ही पाया जाता है, अर्थात जल का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा होता है, निचली सतहों पर पानी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वहाँ भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ये जल निकास हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य या महत्व। तो देखें, पहला उद्देश्य क्या है। जल निकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्देश्य होता है उपज को बढ़ाना। मैं बता दूं आपको, जो इम्पोर्टेंट लगेंगे बीच में क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा, वो पीएटी से भी संबंधित होते हैं। ये एक बार आया था पीएटी में कि जल निकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। वैसे तो उद्देश्य होते हैं भौतिक दशा सुधारना, मृदा का तापक्रम बनाए रखना और भी कई कारण, लेकिन उन सब में प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो होता है उपज को बढ़ाना। क्योंकि हम खेत में जो भी क्रियाएं करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है उपज को बढ़ाना। ठीक है, तो पहला सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया, उपज को बढ़ाना। सेकंड जो उद्देश्य है वो है मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना। तीसरा है भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। अधिक पानी होने से तापक्रम धीरे धीरे गिरने लगता है, जब अपन अतिरिक्त जल को निकाल देंगे तो तापक्रम भी एक संतुलित अवस्था में बना रहता है। चौथा जो उद्देश्य है भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित न होने देना। हानिकारक लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब की अधिकता हो जाने के कारण मृदा ऊसर हो जाती है, तो इनका भी एकत्रित ना होने देना। पांचवा है फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर कराना। क्योंकि अतिरिक्त पानी जब रहेगा तो आप खेत में कई सारी क्रियाएं ऐसी रहती हैं, जैसे जुताई है, गहाई है, ये सभी क्रियाएं होती हैं वो समय पे नहीं हो पाती। छठा है लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। जो मृदा में लाभदायक जीवाणु रहते हैं, अतिरिक्त पानी होने के कारण उनकी क्रियाशीलता में कमी आती है, तो इनकी क्रियाशीलता में भी वृद्धि करना। भूमि को दलदल बनने से रोकना। भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना। हम जानते हैं कि पौधों को पानी और पोषक तत्वों के साथ साथ वायु की भी ज़रूरत होती है, जो जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। यदि खेत में पानी रहेगा तो वायु वहाँ पे नहीं होगी, और जिसके कारण पौधों की वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो एक उद्देश्य ये भी है कि भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना। नवा है हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना। हम जानते हैं कि अतिरिक्त पानी हो जाने से कई तरह के हानिकारक जीवाणु, कीटाणु जैसे मच्छर हैं, ये सभी एकत्रित हो जाते हैं। तो जल निकास का एक ये भी उद्देश्य है कि हानिकारक कीटाणु इकट्ठे ना हो पाएँ, उनको नष्ट कर दिया जाए। अब हम पढ़ेंगे जल निकास का मृदा एवं फसलों पर प्रभाव अथवा जल निकास के लाभ। कभी कभी 12th में क्वेश्चन आता है कि जल निकास के मृदा एवं फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसका दूसरापन ये भी कह सकते हैं कि जल निकास के क्या लाभ हैं। तो इसके कई लाभ हैं, देख लेते हैं अपन। पहला लाभ है जल निकास द्वारा भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है।
भौतिक दशा, जैसे वायु संचार बढ़ना, है ना। तो इस तरह के कई भौतिक सुधार होते हैं जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा है भूमि में वायु संचार बढ़ता है जिससे जड़ों की वृद्धि अधिक होती है तथा जड़ें गहराई से पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। तीसरा है जल निकास से भूमि का तापमान अनुकूल रहता है जिसके कारण जीवांश पदार्थों का विघटन अधिक होता है जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। फलस्वरूप अंकुरण अच्छा होता है तथा अन्य कृषि क्रियाएं भी सुचारू रूप से होती हैं। चौथा है मृदा में केशीय जल अर्थात प्राप्त जल की मात्रा। केशीय जल मृदा में कई तरह का जल पाया जाता है, उसमें से जो पौधों के लिए आवश्यक या पौधे जिस जल को ग्रहण करते हैं उसे केशीय जल भी कहते हैं। अर्थात प्राप्त जल की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ जाता है। पांचवा पॉइंट है जल निकास होने से भूमि के हानिकारक लवण जल में घुलकर बह जाया करते हैं जिससे भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बची रहती है। छठा पॉइंट है जल निकास की समुचित व्यवस्था से भूमि की सतह पर जल नहीं भरता जिससे मच्छर एवं हानिकारक कीटों का जन्म नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप पौधों, मनुष्यों एवं पशुओं में रोग होने की संभावना कम हो जाती है। हम देख रहे हैं ये वही पॉइंट हैं जो अभी अपन ने पीछे देखे थे। जल निकास के जो उद्देश्य थे उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करते हैं तो वो लाभ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अपन ने उद्देश्य में पढ़ा था कि जल एकत्रित होने से मच्छर वगैरह हो जाते हैं, तो जल हटा देने से ये सभी हानिकारक कीट या मच्छर नहीं पनप पाते जिसके कारण भी ये रोगों की संभावना नहीं रहती। तो पॉइंट वही है, बस लाभ हो तो उनका लाभ में कर दिया जाए और हानि हो तो पानी, अतिरिक्त पानी जो रहता है खेतों में उससे हानि बताकर अपन इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अपन। सातवां पॉइंट है जल निकास होने से खेत में सभी कृषि क्रियाएं समय पर हो जाती हैं जिसका प्रभाव अधिक उपज पर पड़ता है। आठवां पॉइंट है जल निकास होने पर भूमि पर जल नहीं रुकता जिससे एक ही भूमि पर कई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं क्योंकि जिस समय खेत में जल भरा हो खेत बेकार रहते हैं। इसका अर्थ ये है यदि आप अतिरिक्त जल को खेत से निकाल देंगे तो सभी आवश्यक जो क्रियाएं हैं वो समय पर होंगी। जैसे बुवाई है, बुवाई समय पर होगी तो कटाई भी समय पर होगी और कटाई होने के बाद हम अगली फसल को समय पर बो सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं उसकी। तो इसके बाद अगला पॉइंट है भूमि दलदली नहीं हो पाती जिससे कृषि संबंधी क्रियाएं जैसे जुताई, बुवाई, निकाई, गुड़ाई आदि समय पर संपन्न हो जाती हैं। और 10वां लाभ यह है जल निकास से मृदा की जल शोषण तथा जल धारण शक्ति बढ़ जाती है जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम रहती है और कृषि पर खर्च भी कम होता है। अगला पॉइंट है जल निकास में जल नियोजित ढंग से हटाया जाता है जिससे भूमि क्षरण की गति धीमी होती है। जल निकास के भी कई तरीके होते हैं, उन तरीकों को अपनाकर जल निकास किया जाता है ताकि भूमि का क्षरण धीमी गति से हो सके। और 12वां पॉइंट है जल निकास द्वारा भूमि के अंदर लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है तथा कृषि उपज में बढ़ जाती है या कृषि उपज में भी वृद्धि होती है जिससे किसान को आर्थिक लाभ होता है। तो ये अपन ने पढ़े हैं जल निकास के लाभ या मृदा या फसलों पर जल निकास का प्रभाव। आगे अपन देखते हैं कि अतिरिक्त जल से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। लाभ तो अपन ने देख लिए हैं, अब क्या क्या हानियाँ होती हैं तो देखें। पहला पॉइंट है वायु संचार में बाधा। स्वाभाविक सी बात है, मृदा में रंध्रावकाश पाए जाते हैं। रंध्रावकाश मतलब खाली जगह, वहाँ या तो पानी रहेगा या वायु रहेगी। चूँकि पौधों के लिए वायु भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है। ज़्यादा पानी होने से वायु का संचार नहीं हो पाता, वहाँ वायु प्रवेश
नहीं कर पाती, स्थान नहीं रह पाता, जिससे जड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक वायु नहीं मिल पाती और इसकी अनुपस्थिति से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और इसका सीधा प्रभाव उपज पर पड़ता है। अगला देखें, तापमान का गिर जाना, भूमि के तापमान का गिर जाना। तो भूमि में जल की अधिकता से मृदा का ताप गिर जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि में रुकावट आती है। तीसरा पॉइंट देखें, हानिकारक लवणों का एकत्र हो जाना। तो किसी एक स्थान पर जल एकत्र रहने से वहाँ की भूमि की ऊपरी सतह पर लवण एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा ऊसर होने लगती है और क्षारीय भी होने लगती है। अगला पॉइंट है कृषि क्रियाओं का पिछड़ना। तो जल की अधिकता से किसी भी प्रकार की कृषि क्रियाएं समय पर नहीं हो पाती, जिससे फसल देर से तैयार होती है। इसके कारण भी कृषि अन्य क्रियाओं में अपन पिछड़ जाते हैं और ज़्यादा समय हो जाता है, जिसके कारण हम साल में 1 या 2 फसल ही ले पाते हैं। पांचवा पॉइंट देखें, भूमि का उपजाऊपन कम होना। तो मृदा की अत्यधिक नमी होने से उसमें मृदा के उपयोगी तत्व घुल जाते हैं और निश्चालन या लीचिंग द्वारा भूमि में गहराई तक पहुंच जाते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है निश्चालन या लीचिंग। तो ये लीचिंग क्या होता है? लीचिंग के बारे में मैं बता दूं आपको, मृदा में पानी के साथ यदि पोषक तत्व भी नीचे जा रहे हैं तो उसे निश्चालन या लीचिंग कहते हैं। एक और शब्द होता है सीपेस होना या अपसरण होना। सीपेस का अर्थ होता है भूमि के अंदर सिर्फ पानी का ही अवशोषण होना, सिर्फ पानी का ज़मीन के नीचे जाना, उसे बोलते हैं अपन सीपेस। ये दोनों शब्द इम्पॉर्टेंट हैं, टीएटी में आया भी है एक बार कि लीचिंग क्या है और सीपेस क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अपन, जड़ों का उथला होना। तो भूमि में वायु की कमी से जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक न जाकर ऊपरी सतह में ही रह जाती हैं, अतः पोषक तत्व सुचारू रूप से नहीं मिल पाते। उथली जड़ें दुर्बल होने से फसल में उचित पैदावार नहीं हो पाती और तेज हवा में गिर जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि पानी अधिक होगा तो जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगी, जिसके कारण तेज हवा चलने से अपनी फसल गिर जाएगी। अगला पॉइंट है फसलों के हानिकारक कीटाणु एवं बीमारियों की अधिकता। तो मृदा में नमी की अधिकता से भूमि में कीटाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और नमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का बाहुल्य हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, या उसके लाभ में अपन ने पढ़ा था कि अतिरिक्त जल से कई रोग एवं कीटाणु पनपते हैं, जिनको पानी हटाकर ही दूर किया जा सकता है। तो ये भी एक हानि है। अगला पॉइंट है जल अवशोषण की दर में कमी आना। तो मृदा में एक सीमा से अधिक हानि होने पर जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बहुत कम हो जाती है। ऐसी मृदा निम्न मृदा कहलाती है। तो ये आपके अतिरिक्त जल से होने वाली हानियाँ देख ली हैं अपन ने। आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।